आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज तारीख है 16 जून, दिन है बुधवार और वक्त हो गया है आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर का। तो लेंगे देश दुनिया का हाल और बिना किसी हड़बड़ी और शोर शराबे के आसान जबान में आपको बताएंगे कि क्या है खबरों का सही और सटीक विश्लेषण। तो कौन सी हैं वो खबरें, पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जो नए आईटी लॉज के बाद ट्विटर के खिलाफ केस करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। लेकिन क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की कार्रवाई सही है? अगर हाँ, तो कहीं दूरगामी परिणामों में ये बोलने और लिखने की जो आज़ादी है उसके लिए किसी तरह के खतरे तो नहीं पैदा करेगा? करेंगे बात इस पर। फिर आपको बताएंगे एंटीबॉडी टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनसे कितनी सुरक्षा है, किस बिना पर यह कहा जा सकता है कि आप एंटीबॉडी बनने के बाद भी सुरक्षित नहीं है, इसका आधार क्या है। एक्सपर्ट से बात करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों में राज्य के स्तर पर एक बड़ा अंतर क्यों है। इंडिया टुडे आरटीआई डेस्क के अशोक उपाध्याय की तरफ से डाली गई आरटीआई में एक बड़ा अंतर सामने आया है, तो इस बारे में बात करेंगे और उसके बाद जायजा लेंगे उन देशों में कोरोना कंट्रोल का जहां की बड़ी आबादी को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, वहां पर संक्रमण की दर कितनी घटी, मौत के आंकड़ों में क्या फर्क आया, ओवरऑल जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तो होगा ये सब कुछ, लेकिन पहले चलते हैं खुशबू के पास जो हेडलाइंस लेकर तैयार हैं। दिल्ली में 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज रिसर्च यूनिवर्सिटी द्वारा डिप्लोमा इन मेडिटेशन एंड योग कोर्स को लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका उद्घाटन करेंगे। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के लिए 10वीं और 11वीं के नंबर को 30% और 12वीं बोर्ड के एग्जाम से पहले लिए गए टेस्ट को 40% वेटेज दिया जा सकता है। सीबीएसई की 13 सदस्यीय कमेटी को 17 जून को रिजल्ट के संबंध में अपने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी है और इसके बाद ये फॉर्मूला अनाउंस किया जा सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आज मलेशिया की एक महिला की ओर से दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत से संबंधित एक मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और अन्ना द्रुमक नेता मणिकंदन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व मंत्री के वकील जॉन सत्यन ने तर्क दिया है कि महिला जो अभिनेत्री होने का भी दावा करती है कि लगाए इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है कि पूर्व मंत्री ने उससे शादी करने का वादा करके उसका यौन उत्पीड़न किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित स्टार्टअप और इनोवेशन की कॉन्फ्रेंस विवा टेक में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मंच फ्रांस की तकनीकी क्षेत्र में सोच को दिखाता है। भारत और फ्रांस टेक्नोलॉजी और डिजिटल मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में उठे बवाल पर एक शख्स ने मुजफ्फरपुर की अदालत में पशुपति पारस, प्रिंस राज और 5 सांसदों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया है और आरोप लगाया है कि पशुपति पारस ने धोखे से एलजीपी की कमान अपने हाथ में ली है। इस मामले में 21 जून को सुनवाई होगी। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह को खत्म करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई सीनियर नेताओं को 20 जून को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है। सीबीआई ने आज मेहुल चोकसी के भारत से बाहर रहने के दौरान जांच में शामिल होने की पेशकश को निरर्थक करार दिया है। सीबीआई ने डोमिनिका हाईकोर्ट को एक हलफनामे के जरिए बताया है कि मेहुल चोकसी को उसकी पसंद की जगह पर पूछताछ करने का सवाल ही नहीं उठता। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही आज से आगरा का ताजमहल दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यहां एक बार में सिर्फ 650 पर्यटकों को ही आने की इजाज़त होगी। ऐसा इसलिए ताकि परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गुस्से से कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कोका कोला को $4 अरब का नुकसान हो गया, क्योंकि इस घटना के बाद शेयर बाजार में कंपनी का शेयर प्राइस $56.10 से 1.6% गिरकर $55.22 पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के लोनी इलाके में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले के बाद अब ट्विटर समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ट्विटर पर फर्जी वीडियो के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। कहा गया है कि पुलिस ने मामला पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया, फिर भी
ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और अब जो एफआईआर उसके खिलाफ हुई है ये नए आईटी नियमों के तहत हुई है। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस मसले पर कहा कि यूपी में जो हुआ उसने फेक न्यूज से लड़ाई में ट्विटर का मनमाना रवैया दिखा दिया। उन्होंने कहा कि 26 मई से प्रभाव में आई इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस के अनुपालन में ट्विटर पूरी तरह से नाकाम रहा है। ट्विटर को कई मौके दिए गए मगर उसने उनका पालन ना करने का विकल्प चुना। रविशंकर प्रसाद के उस ट्वीट में साफ तौर पर चेतावनी झलकती है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी विदेशी संस्था को लगता है कि वो खुद को भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा बरदार दिखाकर कानून का पालन करने से खुद को बचा लेगी तो ऐसी कोशिशें बेकार हैं। यानी अब से ट्विटर उस दायरे में आ गया है जब ट्विटर पर भी आईपीसी के तहत मामले दर्ज हो सकेंगे और पुलिस पूछताछ भी कर सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए आईटी नियमों को न मानने के कारण भारत में अब ट्विटर ने कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है। तो पहले कौन सा संरक्षण ट्विटर को मिला हुआ था जो इस तरह की कानूनी कार्रवाई से वो बच सकता था जो अब खत्म हो गई है, ये पूछा मैंने सुप्रीम कोर्ट में वकील और साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता से। ये गलत धारणा है। नहीं ऐसी कोई सरकारी नोटिफिकेशन होती है जिसके तहत कोई कानूनी संरक्षण की नोटिफिकेशन थी, ना ही कोई ऐसा विड्रॉल हुआ है। क्या होता है कि आईटी एक्ट में सेक्शन 79 है जिसके तहत ये जो ट्विटर जैसी कंपनियां हैं इन्हें इंटरमीडियरी माना जाता है। इंटरमीडियरी माने मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब एक डाकिया जो एक चिट्ठी को दूसरी जगह ले जाए लेकिन चिट्ठी के कंटेंट के बारे में, पार्सल के कंटेंट के बारे में उसकी कोई सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं हो। तो सेक्शन 79 को जो प्रोटेक्शन है उसको हासिल करने के लिए इन कंपनियों के भारत के आईटी नियमों का पालन करना जरूरी है। सरकार का यह कहना है कि ट्विटर ने भारत के आईटी नियमों का पालन नहीं किया इसलिए उनका संरक्षण खत्म हो गया है। लेकिन ट्विटर समेत सारी जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे फेसबुक चाहे व्हाट्सएप हो, वो भारत के आईटी नियमों को पिछले कई सालों से पालन नहीं कर रही। तो उसके बावजूद भी उनका जो प्रोटेक्शन है वो सरकार के लिहाज से बरकरार रहा है। तो अब अचानक सिर्फ ट्विटर के बारे में यह कहना कि ट्विटर को कानूनी संरक्षण नहीं है, यह एक जो कानून में समानता की बात है, संविधान में समानता की बात है और जो सरकार शपथ लेती है कि भय, द्वेष, पक्षपात इन सब चीजों से परे होकर कार्रवाई करेंगे, तो यह एक उस लिहाज से ठीक नहीं है। पुलिसिया एक्शन हो सकता है कि स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, तो एफआईआर को एक जस्टिफाई किया जा सकता है क्योंकि पूरे देश में पुलिस के अनेक एफआईआर होती रहती हैं। लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर इस तरीके की सिलेक्टिव कार्रवाई को जस्टिफाई करना मैं समझता हूं आगे चलकर मुश्किल रहेगा। विराग जी, तो ये इस प्रोटेक्शन के खत्म हो जाने के रिपरकशंस क्या होंगे और यहाँ से ट्विटर की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई लग रही हैं आपको? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है सरकार और दूसरा पहलू है ट्विटर जैसे सोशल मीडिया कंपनियां। तो अगर ट्विटर के खिलाफ सरकार की कार्रवाई इसी तरीके से जारी रही तो आगे चलकर जो दूसरी कंपनियां हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, इन कंपनियों को भी उन नियमों के तहत उतनी ही सख्त जवाबदेही करनी पड़ेगी और यह एक मुश्किल चैलेंज होगा क्योंकि यह बेसिकली एक डिसबैलेंसिंग एक सिनेरियो है जहां पर कुछ दिन पहले तक इन कंपनियों को पूरी मनमानी की छूट थी जबकि देश में आईटी रूल्स 2011 पहले से थे और आज अचानक सरकार इतनी सख्ती बरतने लगी है। तो जो एक्सट्रीम जो सरकार पोजीशन ले रही है ये अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से और आईटी सुपर पावर है भारत, उस लिहाज से यह स्वस्थ बात नहीं कही जा सकती। एक आईटी का मसला है, सिविल का मसला है और इसको रेगुलेटरी नेटवर्क के तहत इन कंपनियों पर सख्त जवाबदेही करनी चाहिए क्योंकि नए आईटी रूल्स में ग्रीवांस ऑफिसर के साथ नोडल ऑफिसर की बात है, कंप्लायंस ऑफिसर की बात है और सारी कंपनियों ने बाकी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की। इन नियमों के पहले एक डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स का एक प्रोविजन था और सरकार पिछले 1.5 सालों से दिल्ली हाई कोर्ट में केएन गोविंदाचार्य मामले पर उन डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स का विवरण सार्वजनिक नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद सरकार डेटा प्रोटेक्शन पर कानून नहीं ला रही। इन सारी वजहों से सरकार के इन सारे नेग्लिजेंस की वजह से देश को 20 लाख करोड़ सालाना कारोबार में टैक्स नहीं मिल रहा।
तो अब सिर्फ ट्वीट पर एक कंसंट्रेट करके अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो ये बहुत ही सीमित कार्रवाई है। और मैं नहीं समझता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, जिसमें रूल ऑफ लॉ और समानता और सारी बातों की जो उम्मीद है सरकार से, तो वो बातें पूरी हो रही हैं। शुक्रिया विराग। वैक्सीन को लेकर रोज नए विवाद सुर्खियों में रहते हैं। अब कोरोना वैक्सीन के 2 डोजेस के गैप को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी कि NTAGI के 3 वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बिना उनकी सहमति के ही सरकार ने कोविशील्ड की खुराकों के अंतराल को दुगना कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एडवाइजरी बोर्ड ने गैप को 8 से 12 हफ्ते बढ़ाने की सलाह दी थी, लेकिन सरकार ने अपनी मर्जी से ही अंतर को 12 से 16 हफ्ते कर दिया। हालांकि इस पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की सफाई भी आ गई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाई वैक्सीन की खुराक का अंतराल बढ़ाने का जो फैसला था वो वैज्ञानिक सबूतों की बुनियाद पर लिया गया था। अब इस पर वैज्ञानिक आंकड़े क्या समर्थन करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर भी स्थिति साफ नजर नहीं आ रही है। दरअसल ICMR के मुताबिक कोरोना के मामले में एंटीबॉडी टेस्ट रेकमेंडेड नहीं है। ICMR ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कोरोना के बाद आजकल लोग एंटीबॉडी टेस्ट कराने की होड़ में लगे हैं और इस मामले पर विशेषज्ञ भी टेस्ट ना कराने का सुझाव दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर शरीर में एंटीबॉडी ज्यादा भी हैं फिर भी कोरोना से सुरक्षा की गारंटी नहीं है, और अगर कम है तो कोरोना से ज़्यादा खतरा नहीं है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर इस बात का आधार क्या है, क्योंकि अब तक तो हम यही मानते आ रहे थे कि शरीर में एंटीबॉडी का होना कोरोना होने के आसार को कम कर देता है। ये हमने पूछा गंगाराम हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ रोमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से। देखिए, वैक्सीन का जो प्रिंसिपल है और वैक्सीन के ट्रायल्स हैं वो कभी भी एंटीबॉडी पे निर्भर नहीं करते, बिकॉज जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो बहुत सारी चीजों का बना हुआ है। जब भी आप वैक्सीन करते हैं किसी को तो वायरस का कोई भी पार्टिकल, हम लोग कहते हैं ना कि वायरस का चाहे डेड पार्टिकल या वायरस का प्रोटीन, जैसे कि कोरोना का स्पाइक प्रोटीन जब बॉडी में डालते हैं तो क्या रिएक्शन होता है बॉडी में। बॉडी उसको सबसे पहला इम्यून सिस्टम जो बॉडी का ये तय करता है इसको मारना है, तो इसको मारने का क्या तरीका है, एक तो एंटीबॉडी से। बट सिर्फ एंटीबॉडी नहीं है, बॉडी में और भी चीजें उनको बोलते हैं सेल्स। तो 2 तरह की हम लोगों ने इम्यूनिटी हम लोगों ने पढ़ी है। एक बोलते हैं एंटीबॉडी से डिपेंडेंट है, एक दूसरे सेल से डिपेंडेंट है। तो सेल जो इम्यूनिटी है वो और भी स्ट्रांग होती है। तो जब भी कोई फॉरेन प्रोटीन या बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में जाता है तो सेल इम्यूनिटी उसको मारने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करती है, साइटोकाइन बनाती है और भी कई तरह का। इसीलिए किसी भी वैक्सीन को सिर्फ एंटीबॉडी से तुलना नहीं की जा सकती। फिर जो ट्रायल्स होते हैं वो कैसे करते हैं, वो ट्रायल्स सिर्फ इस पे करते हैं कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ, वो कभी एंटीबॉडी को लेके नहीं करते हैं। कोई कहता है कि 95% प्रोटेक्शन है या 70% प्रोटेक्शन है या 60% प्रोटेक्शन है। ये माना गया है कि कोई भी वैक्सीन यदि 50% लोगों को प्रोटेक्ट करती है, मेरा मतलब ये हुआ कि समझ लो आपने 100 लोगों को वैक्सीन दी और 100 लोगों में से जब उनमें से सिर्फ जिनको नई वैक्सीन मिली उनको तो समझ लो 100 को हुआ, और जिनको वैक्सीन दी आपने उनमें से 90% लोगों को नहीं हुआ, 10% को हुआ। इसका मतलब है कि वो 90% प्रोटेक्ट करती है। इसका मतलब ये माना गया है कि एंटीबॉडी की जो मात्रा है उससे डिसाइड नहीं होता प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए हम क्लिनिकल जजमेंट लेते हैं कि भाई हमने कितने लोगों को ये वैक्सीन दी और वैक्सीन के देने के बाद कितने % लोगों को ये प्रोटेक्ट करती है। डॉक्टर साहब, ICMR के मुताबिक कोरोना के मामलों में एंटीबॉडी टेस्ट रेकमेंडेड नहीं है, तो फिर इन मामलों में एंटीबॉडी टेस्ट कराना जरूरी क्यों है और इस टेस्ट को कराने के नियम क्या हैं, इस बारे में भी बताएं। इसका एक ही उपयोग है कि ये पता लगाता है कि एक सोसाइटी में सर्वे करने के लिए उपयोगी है कि सोसाइटी में कितने % लोगों को ये इन्फेक्शन एक्चुअली वास्तव में हुआ था। जैसे कोई कहे कि यार पूछा जाए तो एक बार पेंडेमिक हुआ था तो कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, तो कोई कहेगा यार हॉस्पिटल के हिसाब से तो सिर्फ 3000 केसेस आए। बट यदि आप सोसाइटी में एंटीबॉडी करने जाएंगे तो पता पड़ा 100 में से 50 को। इसका मतलब है इंडिया की आधी जनता
यदि 50% का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर सोसाइटी में किया गया है वो सर्वे, सपोज दिल्ली में किया गया है और दिल्ली में 50% लोगों को एंटीबॉडी है, इसका मतलब दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसकी आधी जनता को ये इन्फेक्शन किसी न किसी टाइम पे हुआ था। हो सकता है उनको कोई सिम्टम भी ना हुआ हो, वो डॉक्टर के पास भी नहीं गए हों, तो इसीलिए ये टेस्ट सीरो सर्वे के लिए यूज किया जाता है कि सोसाइटी में 50% लोग एक्चुअली इन्फेक्टेड थे किसी टाइम पे, पहले या अभी, या हो सकता है रिसेंट पास्ट में उनको इन्फेक्शन हुआ हो। तो ये सीरो सर्वे के लिए किया जाता है कि सोसाइटी में कितने % लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ होगा। शुक्रिया डॉक्टर चतुर्वेदी। साल 2018 में भारत सरकार ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की थी। उसका नाम आपने कई बार सुना होगा, आयुष्मान भारत योजना। लक्ष्य था लगभग 50 करोड़ गरीब भारतीयों को अच्छी और सस्ती मेडिकल सर्विसेज मुहैया कराना। इस योजना के तहत एक लाभार्थी प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा पा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कोविड इमरजेंसी में क्या आयुष्मान भारत योजना की मदद से लोग इलाज करवा पाए? इंडिया टुडे टीवी के एडिटर अशोक उपाध्याय ने इसकी पड़ताल की और एक आरटीआई लगाई। आरटीआई में जो सामने आया वो हैरान करने वाला है। पता चला कि इस स्कीम के तहत कोविड की पहली और दूसरी वेव में जांच कराने वाले लोगों की संख्या में बड़ा अंतर है। साथ ही योजना के लाभार्थियों की संख्या के लिहाज से भी राज्य दर राज्य बहुत बड़ा गैप है। तो हमने बात की आरटीआई फाइल करने वाले अशोक जी से और उनसे पूछा कि योजना के तहत पूरे देश में कितनी जांच और ट्रीटमेंट हुए और इनमें किन राज्यों का प्रदर्शन ठीक रहा। ये जो आयुष्मान भारत योजना थी, इसमें टोटल जो लाभार्थी थे पूरे देश में वो 23,78,000 थे, जिनमें से 17,73,000 लोगों का टेस्ट हुआ था और 6,05,000 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ था। जो टेस्ट है वो लगभग ट्रीटमेंट से 3 गुना ज्यादा हुआ है। 3-4 राज्य हैं जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, वो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ये 3 राज्य हैं, तीनों में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को ने अपना इलाज करवाया कोविड का इस योजना के तहत। चौथा जो राज्य है जिसका प्रदर्शन थोड़ा बेहतर है वो राजस्थान है, जहाँ पे 17,000 लोगों ने ट्रीटमेंट कराया और केरला में लगभग 34,000 लोगों ने ट्रीटमेंट कराया। मध्य प्रदेश में 18,000 लोगों ने ट्रीटमेंट कराया। अशोक जी, कौन से राज्य बिल्कुल ही फिसड्डी साबित हुए और इन राज्यों में आबादी की तुलना में जांच और ट्रीटमेंट के बीच अंतर क्या रहा? कुछ राज्य जो बड़े राज्य हैं और विकसित भी हैं, वहाँ पे सरप्राइजिंगली ये जो आयुष्मान भारत है वो ढंग से काम नहीं कर रहा। किसी जो विकसित राज्य है गुजरात, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया, जबकि तकरीबन 10,000 लोगों ने टेस्ट करवाया इस योजना के तहत। और जो विकसित राज्य नहीं है, जैसे अर्ध विकसित है, पिछड़े राज्य हैं जैसे बिहार, यूपी और झारखंड, उनका भी प्रदर्शन बड़ा असंतोषजनक है। जैसे बिहार में केवल 19 लोगों ने ट्रीटमेंट कराया इस योजना के तहत और 105 लोगों ने टेस्ट करवाया। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी केवल 875 लोगों ने ट्रीटमेंट कराया। झारखंड का भी प्रदर्शन बड़ा असंतोषजनक है। तो ये राज्य जो है जो हिंदी हार्टलैंड के राज्य हैं, उनका प्रदर्शन बड़ा अच्छा नहीं है। अशोक जी, ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं ये सिर्फ फर्स्ट वेव के हैं या सेकंड के भी इसमें शामिल है? अलग अलग कोई आंकड़ा है इस बारे में? नहीं, हमने पूछा था, अलग अलग आंकड़ा मांगा था, लेकिन सरकार ने बोला कि कोई फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। तो सरकार नहीं मानती है कि कौन सा फर्स्ट वेव है, कौन सा सेकंड वेव है, इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। इसलिए उन लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेटा दिया था, दोनों वेव का मिला के डेटा हमें दिया। एक आखिरी सवाल अशोक जी, ये कि कुछ राज्यों के पीछे रह जाने की वजह क्या रही होंगी? आपको क्या लगता है, क्या पर्याप्त फंड की कमी होगी या इंफ्रास्ट्रक्चर की या कुछ और? नहीं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे मुझे जो लगता है जो कारण रहा होगा, लोगों ने बहुत लाभ नहीं उठा पाया होगा। इसका एक कारण है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो पिछड़े इलाके में बहुत कम है। अधिकतर जो स्वास्थ्य है जो पिछड़े इलाके में है वो सरकारी अस्पताल है, और ये योजना जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बस जो लोग भर्ती होते हैं उनके लिए। मेरे ख्याल से ये कारण एक हो सकता है, या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस योजना की जानकारी ही ना हो, या लोगों को आयुष्मान कार्ड ही ना बना हो। लेकिन एक कारण जो मेरे समझ में आता है वो ये हो सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का न होना ये बड़ा कारण हो सकता है। शुक्रिया अशोक जी।
वैक्सीन पर भले ही विवाद कम होने का नाम न ले रहे हों, लेकिन एक बात जो साफ दिखती है वो ये कि वैक्सीन जरूरी है। इसके लिए देश लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं ताकि वो अपनी बड़ी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर सकें। ब्रिटेन में दिसंबर 2020 से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और तब से अब तक 7 महीने का वक्त बीत चुका है और इस बीच मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका समेत कई वैक्सीन लोगों को लग रही है। दुनिया भर में इन 7 महीनों में अब तक 2 अरब 30 करोड़ के करीब वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। तो किन देशों में वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ और वहां कोरोना के क्या हालात हैं, ये जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो की सहयोगी खुशबू से। तो खुशबू, सबसे पहले ये बताइए कि किस देश में अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है? तो जमशेद, डोज के हिसाब से देखा जाए तो अब तक चीन में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। वहाँ के लोगों को अब तक 90 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है। उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो अमेरिका का है। वहाँ 31 करोड़ से अधिक डोज जो है वो लगाई जा चुकी है, यानी पूरे देश की आबादी के 44% हिस्से को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं इजराइल में 57% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ की 45% आबादी यानी 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं ब्रिटेन के पड़ोसी देश फ्रांस में वैक्सीन की कुल 4 करोड़ 43 लाख डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 1 करोड़ 44 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। इसके साथ ही सेशेल्स अपनी 68% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुका है। वहीं अरब देश बहरीन में 53% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके साथ ही कतर में 43%, तो सिंगापुर में 33% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। अगर भारत की बात करें जमशेद, तो यहाँ वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो आबादी के लिहाज से अभी भी काफ़ी कम है। यहाँ 4 करोड़ 72 लाख लोग यानी कुल आबादी के 3.5% लोगों को ही दोनों डोज लगी है। अच्छा, तो अब जहां लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जहां पर एक बड़ी आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है, वहां पर अब कोरोना के हालात क्या है खुशबू? जी जमशेद, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई दिनों से दुनिया में कोरोना की लहर जो है वो थमती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सभी जगहों का जो हाल है वो वैसा नहीं है। अभी भी दुनिया में 3 लाख से ऊपर नए केस रोज आ रहे हैं। इस तरह दुनिया में 6,000 से ज़्यादा मौतें भी रोज़ हो रही हैं। अमेरिका, जहाँ वैक्सीनेशन का काम जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि सबसे तेज़ी से कर रहा है, वहीं रोज़ के औसत केस जो हैं वो 7,000 से ऊपर हैं। अमेरिका में 1 जून से 2 लाख के करीब नए केस आ चुके हैं और 5,000 मौतें भी हो चुकी हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन और लॉन्ग कोविड के मामलों के बीच 52 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस अभी भी अमेरिका में हैं। वहीं ब्रिटेन में अभी भी 1,55,000 एक्टिव केस मरीज़ हैं। 1 जून से वहाँ कोरोना की लहर जो है वो तेज़ होती जा रही है। 1 जून को जहाँ 3,000 के करीब नए केस आए थे, आज 7,000 से ऊपर रोज़ नए केस आ रहे हैं। ब्रिटेन की कोरोना की इस जो लहर है उसके पीछे डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं हिंद महासागर का छोटा सा देश सेशेल्स अपनी 68% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुका है, लेकिन वहाँ कोरोना की ताज़ा लहर मुसीबत बनकर आई है जमशेद। 15 दिन में 2,000 नए मरीज सामने आए हैं। 8 लोगों की जान गई है। अधिकांश आबादी को चीनी वैक्सीन लगवा चुके अरब देश बहरीन में भी पिछले 15 दिन में 20,000 के करीब नए केस सामने आए हैं, जबकि 250 लोगों की जान जा चुकी है। कतर में इन दौरान 2,500 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 19 लोगों की मौत हुई है। हाल ही में कोरोना की लहर से जूझ रहे सिंगापुर में नए केस 100 से नीचे बने हुए हैं, जबकि एक्टिव केस भी तेजी से कंट्रोल हुए हैं। इसी तरह चीन की बात करें तो वहां 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई इलाकों में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 14 जून को शिनजियांग समेत कई प्रांतों में 20 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा गुआंगझाओ शहर में लगातार आ रहे केस के पीछे डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार मानते हुए प्रशासन कड़े प्रतिबंध लगा चुका है। विदेश से आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी गई है। भारत में भी अभी हर रोज़ लगभग 65,000 के आसपास मरीज मिल रहे हैं। वहीं रोज़ाना मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो 2,500 के करीब है।
तो जमशेद, अगर हम कुल मिलाकर जो मैंने आंकड़े आपको बताए उसके लिहाज से अगर हम देखें तो जिन देशों में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, वहाँ पर जो है फिर से लहर तेज़ होती जा रही है और सबसे ज़्यादा जहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं वो ब्रिटेन ही है, बल्कि वो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेट कर चुका है। तो ये हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जहाँ वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पहले के मुकाबले हालात तो एकदम ठीक है, मुकाबले ठीक है, लेकिन वेरिएंट्स की वजह से और भी कुछ वजहों से जो है वहाँ पर वैक्सीनेशन के बाद भी हालात बिगड़ रहे हैं। तो दिन भर में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको सुनाते हैं आज की चिट्ठी जो हमें लिखी है दिल्ली से अक्षा इब्राहिम ने। अक्षा ने लिखा है कि वो आज तक रेडियो की प्रशंसक हैं और दिन भर आज का दिन और गज़ल साज खास तौर पे पसंद करती हैं। उन्होंने 3 ताल की भी तारीफ़ की है। अक्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ईमेल करने के लिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि गज़ल साज में इसी तरह खूबसूरत किस्से आप तक पहुँचा सकूँ। तो अगर आपके पास भी है हमारे लिए कोई सलाह, सुझाव, शिकायत, सवाल या सराहना, तो ईमेल कीजिए radio@aajtak.com पर। आपका आज तक रेडियो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, तो वहाँ भी हमें सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। इस पॉडकास्ट की साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने और इस शो की प्रोड्यूसर हैं खुशबू। अब मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।